जो साबुन है वो एक सैपोनिफिकेशन प्रोसेस से बनता है जिसमें कास्टिक सोडा और की मात्रा रहती है काफी जी। और जो कास्टिक सोडा है उसका जो पीएच है वो थोड़ा बेसिक रहता है और जो हमारे स्किन का पीएच है वो एसिडिक रहता है। तो अगर कहीं ना कहीं जैसे कि अगर हम ऐसे साबुन जिसमें कास्टिक सोडा की मात्रा ज्यादा है अगर हम वो ज्यादा यूज करेंगे तो फिर हमारे स्किन का पीएच बदलेगा, तो कहीं ना कहीं तरीके से हमारा जो स्किन का बैरियर है वो भी डिस्ट्रप्शन होता है। तो जो लोग बाहर घूम रहे हैं, पैदल भी है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है डॉक्टर साहब, तो उससे चेहरे का कालापन आता है। हाँ। तो सर जो अभी जो बचने के लिए कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना कितना फायदेमंद हो जाता है क्या? इस मौसम में जो मेन दिक्कत आती है जबकि बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है और जो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, जब पसीना सूख नहीं पाता है तो उन लोगों को हम अधिकतर देखते हैं जो आम भाषा में हम घमौरियाँ कहते हैं और मेडिकल टर्म में हम मलेरिया रूबरा कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स है यानी कि जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं। कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि ये जो आयुर्वेद है वो हमारे पुरखों की परंपरा है, तो हमें वो भी एक्यूट डिजीज में तो नहीं लेकिन अगर हम उनका पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य को बनाने में काफी मददगार रहेगा। तो चलो नमस्कार। गर्मियों का मौसम जब भी आता है तो कई मीठे आम के स्वाद की खुशबुएं लेकर के आता है, लेकिन तपन की जो आग होती है वो शरीर को झुलसाती भी बहुत है। और जब शरीर झुलसता है तो सबसे पहला फर्क पड़ता है हमारी स्किन के ऊपर में, और स्किन बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। कई बार स्किन जलने की शिकायत आ जाती है और सबसे बड़ी समस्या तो होती है कि लू के थप्पड़ों में हमारी जो त्वचा है वो काफी रूखी सी महसूस होती है। स्किन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आपके जहन में भी होगी, तो मैं इसीलिए आज बुला रखा हूं स्टूडियो में आपकी त्वचा का विशेष ख्याल करने के लिए, परामर्श देने के लिए डॉक्टर अजित कुमार जी को। पेशे से डर्मेटोलॉजिस्ट है और स्पर्श क्लिनिक के नाम से आपका रायपुर कंट्री में एक क्लिनिक है। डॉक्टर अजित जी, गर्मी का अब नमस्कार। और गर्मी शुरुआत हो चुकी है रायपुर में भी जी। और रायपुर वैसे भी गर्म मौसम के नाम से जाना जाता है। हाँ। मेरे स्कूल में मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, टीचर लेक्चरर, और वो अच्छा बोलते थे, बोले यार हमारे रायपुर में दो ही मौसम होते हैं, एक गर्मी और दूसरी बहुत गर्मी। तो नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है वो गर्मी का मौसम होता है, उसके बाद पूरी बहुत गर्मी का मौसम होता है। तो फिलहाल हम बहुत गर्मी के मौसम में है और 42 डिग्री का टेम्परेचर लगभग अब रायपुर में पार करने लगा है। हाँ। दोपहर को निकलना मुश्किल सा होने लगा है। स्कार्फ बांध के चलने की राय दी जाती है अक्सर की, धूप से बचना है तो स्कार्फ बांध लो, पर स्कार्फ बांधने में चेहरा चितकबरा सा हो जाता है डॉक्टर साहब। है ना, जहां तक स्कार्फ बचा है वहां का चेहरा थोड़ा सा फेयरनेस रहता है, बाकी चीजों पे तो ऐसे कंडीशन सबसे पहला चीज जो युवा वर्ग है या जो हम लोग भी जो भी स्किन का ख्याल रखते हैं वे क्या करें कि उनका जो चेहरा है वो चितकबरा ना हो, फेयर रहे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया ताकि आपके माध्यम से मैं आम जनता और लोगों तक, आपके श्रोतागणों तक पहुंच सकूं। जो अभी इस समय धूप का या गर्मी का जो बहुत ज्यादा अभी हम देख रहे हैं, इसमें हमारा यूवी इंडेक्स हम कहते हैं, जिसमें कि हम ये नापते हैं कि हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट कितनी आ रही है जी। तो इस समय जब गर्मी का अपनी चरम सीमा पे है तो इसमें यूवी इंडेक्स भी बढ़ जाता है। तो ऐसे समय अल्ट्रावायलेट जो ए बी जो रेज हैं वो काफी मात्रा में आती हैं। ठीक है। जो हमारे शरीर पे हम देखते हैं कि हमारा शरीर जहाँ पे भी, जैसे त्वचा जो है, स्किन जो है, जैसे हम कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, सबसे पहला बैरियर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के हमारे इन्वायरमेंट, जैसे गर्मी हो, बरसात हो, इनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमें भी अपनी स्किन का ख्याल रखना है ताकि वो सही रह सके। जब इतनी गर्मी पड़ती है तो हमारे शरीर पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, इंफ्रारेड रेज पड़ती हैं, जिनसे हमें गर्मी फील होती है। तो हमें इनसे बचना बहुत जरूरी है। केवल रंग का काला होना नहीं, इनसे हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि जैसे शरीर पे हमारे जब भी इंफ्रारेड किरणें पड़ेंगी
उनसे शरीर में हमें गर्मी का आभास होगा। तो शरीर हमें बचाने के लिए क्या एक होम्योस्टेसिस प्रोसेस होता है जिसके कारण कि पानी के जैसे पसीना आए शरीर में, ताकि जिससे कि वो एरिया को हम ठंडा रख सकें। तो जो हमारी श्वेत ग्रंथियां हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनका काम ही ये होता है कि वो हमें गर्मी या फिर एक्सट्रीम जो गर्मी है उसमें पसीना आए शरीर में और उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपने प्रश्न पूछा कि इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है तो कैसे हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपनी त्वचा को कैसे बचाएं। सबसे पहला तो यही है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अगर हम फिजिकल प्रोटेक्शन लें, सबसे जरूरी तो वही है। इस मौसम में हम कोशिश करें कि सूती और सफ़ेद रंग की फुल स्लीव्स के शर्ट्स कमीज पहने। चेहरा जिसको कि हम ढक नहीं सकते हैं तो हम उनको पतले सफ़ेद गमछे से, या लड़कियां स्टॉल यूज़ करती हैं उसके माध्यम से उसको लपेट के अच्छा मोटा लेयर करके फिर बांधें। ठीक है। आंखों के बचाव के लिए जिसको कि हम नहीं ढक सकते तो हमारे बहुत सारे गॉगल्स आते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम उनको पहन सकते हैं। तो हमें कोशिश करना हल्के रंग के, जैसे सफेद रंग के स्टॉल या सफेद रंग के कपड़े लें, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उससे भी हमें ज्यादा बचाव मिलेगा। अगर हम काले या गहरे रंग के कपड़ों से अगर बांधेंगे तो वो क्या है, काले रंग के कपड़े या गहरे रंग के जो कपड़े रहेंगे वो लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे भी वो फिर गर्मी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम सफेद या हल्के रंग के कपड़े बांधे तो बेहतर रहेगा, कलर की बजाय हम सफेद या। वैसे दूसरा चीज है कि अगर आप ये तो पैदल चलने वालों के लिए है, साइकिलिंग वालों को, अगर आप बाइक में चल रहे हैं तो कोशिश करें कि हेलमेट लगा ले, दो सुरक्षा मिल जाएगी। बिल्कुल है ना, क्योंकि हेलमेट से आपका बचाव हो जाएगा। मगर एक जो इसमें था कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं, पैदल भी है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है डॉक्टर साहब, तो उससे चेहरे का कालापन आता है। तो सर जो अभी जो बचने के लिए कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना कितना फायदेमंद हो जाता है? देखिए, अगर हम फिजिकली किसी चीज़ को ढक रहे हैं, लेकिन अगर चेहरे को हम ढक नहीं सकते, या फिर कहीं अगर हम थोड़ी दूर के लिए जाना है तो वहाँ पे हम पूरे टाइम बांध के नहीं चल सकते हैं, या कहीं पे ऐसे पब्लिक गैदरिंग है तो वहाँ पे हमें जहाँ पे फेस हम नहीं ढक सकते, तो क्या है कि अगर हम डायरेक्ट बचा ले रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्टेड किरणें तो आती हैं चेहरे पे, या उन जगहों पे जहाँ जैसे मैंने कहा कि चेहरा नहीं ढक सकते, तो सनस्क्रीन एक बहुत ही कारगर उपाय है जिससे कि हम अपने चेहरे को धूप से बचा सकें। ठीक है। पर सनस्क्रीन के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना होता है। सनस्क्रीन को लगाने का तरीका होता है, सनस्क्रीन कितनी, जैसे कि एक बार हमने सनस्क्रीन लगा लिया तो ऐसा नहीं है कि हम सुबह लगा लिया तो हमें पूरे शाम तक वो प्रोटेक्शन देगा, तो उसको लगाने के तरीके होते हैं। जी, जैसे मैं क्या सनस्क्रीन को भी आप पीएच के हिसाब से या बॉडी टोन के हिसाब से रिकमेंड करते हो? किसी की त्वचा रूखी, हालांकि गर्मी का मौसम सबकी रूखी हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एक नेचर है हर व्यक्ति की त्वचा का, तो किसी की रूखी रहेगी, किसी की ऑयली रहती है, तो सबके लिए एक ही सनस्क्रीन गर्मी के मौसम? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। सनस्क्रीन जो है अलग अलग बेस में आता है, जैसे जेल बेस में आता है, एक्वा जेल बेस में आता है, चाहे एक्वा लोशन बेस में आता है, कुछ सिलिकॉन बेस्ड मैट फिनिश्ड रहते हैं, या कुछ टिंटेड रहते हैं। तो अलग अलग जैसा पेशेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसा व्यक्ति को ज़रूरत होती है, हम उस हिसाब से देते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ही ड्राई है तो हमें उसको लोशन बेस्ड सनस्क्रीन देना रहता है। किसी की स्किन अगर ऑयली है या फिर उसको ऐसा है कि मेकअप वगैरह करना रहता है तो हम उसको जेल बेस्ड या टिंटेड सनस्क्रीन देते हैं। अगर किसी की बहुत ही ड्राई है और मतलब वो उसको सनस्क्रीन लगाने से अगर मुहासे आ जाते हैं या फिर किसी और तरह की दिक्कत होती है, चिपचिपापन ज़्यादा लगता है, तो उस केस में हम उसको एक्वा जेल बेस में देते हैं। राइट। तो अपनी स्किन के हिसाब से लोगों को स्किन और मौसम के हिसाब से, जैसे ठंड के हिसाब से हम अलग सनस्क्रीन देते हैं जिससे कि थोड़ा मॉइस्चराइजेशन रहे। अब जैसे गर्मी, इसमें इतनी गर्मी पहले से ही है कि पसीना आ रहा है और पेशेंट लगाने के बाद अनकंफर्टेबल महसूस अगर करने लगता है तो हम उनको जनरली टिंटेड बेस्ड या फिर जेल बेस्ड क्रीम देते हैं। जेल बेस्ड, या इस समय का जो मौसम है वो जेल बेस्ड का ज्यादा सनस्क्रीन देता रहता है। तो अभी पसीना की बात करें सर, ये मौसम जो है वो पसीने का भी है, और वैसे तो कहते हो, आप लोग कहते हो पसीना आना अच्छा है क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है,
लेकिन पसीने के साथ एक दिक्कत ये भी है, खास करके हमारे यंग जनरेशन के साथ में, जो विशेषकर जो टीनेजर्स हैं उनके साथ में, कि उन्हें फिर इस मौसम में फुंसियाँ बहुत ज़्यादा आती चेहरे पे, मुहासे टाइप के निकलने लगते हैं। ऐसे में वो क्या करें? देखिए, जो गर्मी होती है तो हमारे शरीर में ना स्वेट ग्लैंड्स के साथ साथ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। तो जब बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है तो कभी कभी अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करें और गर्मी के कारण भी, तो वो जो उनके पोर्स होते हैं, जो नलियां होती है, डक्ट्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है। और फिर उसमें एक बैक्टीरिया होता है, उसके पी एक्ने बैक्टीरिया कहते हैं हम, उसका प्रोलिफरेशन होता है, मतलब उनके वहाँ पे एक्युमुलेट होने लगते हैं, तो उनके कारण पिंपल्स की भी समस्या इस मौसम में थोड़ी ज्यादा होती है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिनमें हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं जिनसे कि पिंपल्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डक्ट्स का क्लॉग होना या डक्ट्स का बंद होना भी एक मुख्य कारण होता है। तो वो मौसम के कारण रहता है। तो उस समय हमें ये ध्यान देना है कि हमें प्रॉपर क्लींजिंग करें, फेस की प्रॉपर क्लींजिंग करें, फेस को प्रॉपर मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन लगाएं। तो ये हमें मेंटेन मतलब मैनेज करना रहता है। तो अगर हम वो प्रॉपरली करेंगे तो हम काफी हद तक जो एक्ने हो रहे हैं उनसे बच सकते हैं इस मौसम। मैं यहाँ पे एक विशेष वो करूँगा कि ये तो कुछ लोग हैं जिनको ऑफिस का काम है, कुछ मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जैसे मार्केट में रहने वाले हमारे मित्र हैं, बच्चे हैं, जो दिन भर मार्केटिंग पे घूमते हैं सुबह से लेके शाम तक में। एक वो क्लास हो गया। दूसरा हो गया हमारे पुलिस के भाई बहन हैं, जिनको दिन भर धूप पे खड़े होना है। और तीसरा हमारे पत्रकार साथी हो गए, जिनको दिन भर धूप में घूमना है। और कई बार ऐसा होता है इन लोगों के साथ में कि अब मास्क लगाना भी नहीं हो पाता, इमीडिएट भागना पड़ता है कई बार। अब इनके पसीना भी आ रहा है और रायपुर में धूल बहुत अच्छी है, हर जगह निकल जाइए धूल मिल जाएगा। अब पसीना और धूल का मिक्सअप हुआ, इससे वो कैसे बचेगा? अभी जो मैंने बताया कि जो सनस्क्रीन आ रहे हैं, जो जेल बेस्ड आ रहे हैं या टिंटेड बेस्ड आ रहे हैं, तो वो भी काफी मात्रा में थोड़े से स्वेट डस्ट रेजिस्टेंट भी आ रहे हैं, जिनको वो पॉल्यूशन रेजिस्टेंट नाम दे रहे हैं कंपनी, फार्मा कंपनीज जो हैं। तो वो हम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इस सनस्क्रीन लगाने का जो तरीका है, जो हम 2 फिंगर टिप यूनिट कहते हैं, सनस्क्रीन कितना लगाए, ये भी एक बहुत ही मेन कारण है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उसको कितनी बार लगाए, फिर मैं बताऊंगा कितनी क्वांटिटी लगाएं। जी। तो सबसे पहले सनस्क्रीन जो लगाने का है, ये 2 तरह के रहते हैं, फिजिकल और केमिकल। केमिकल सनस्क्रीन अगर हम यूज कर रहे हैं, मतलब अगर हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ रहे हैं तो हम पूछ सकते हैं, या डर्मेटोलॉजिस्ट खुद भी रिकमेंड करेंगे। तो जो केमिकल सनस्क्रीन रहते हैं उनको एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले लगाना रहता है। 30 मिनट पहले हमें सनस्क्रीन को धूप में निकलने से आधे घंटे पहले लगाना है। अच्छा। अगर फिजिकल सनस्क्रीन है तो हम तुरंत भी लगा के निकल सकते हैं। दोनों मतलब क्या होगा? फिजिकल वो मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं। अच्छा। कि जैसे उसमें क्या उसका कंस्टिट्यूएंट है, उस हिसाब से फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन होते हैं। अच्छा। मिक्स्ड भी रहते हैं, जैसे केमिकल भी है, फिजिकल भी है, इस तरह भी रहते हैं। तो ये हमें देखना है। केमिकल से ये तो नहीं हो कि मतलब वो पूरा केमिकल वाले जो नहीं ऐसा नहीं है। मतलब फार्मास्यूटिकल्स है वो, तो वो मतलब केमिकल मतलब कि जो उनका एक्शन रहता है वो केमिकल ही रहता है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं। तो इस तरह से वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। उनके अंदर क्रीम के अंदर जो भी मटेरियल है, उनके काम करने का तरीके से वो केमिकल और फिजिकल है। अच्छा। और तो उसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो हम एक बार सनस्क्रीन, जैसे कि जो भाई बहन जिनको ज्यादा सन एक्सपोजर में लगातार रह रहे हैं, तो उनको कम से कम हर 2 या 3 घंटे में एक बार फिर से टॉप अप कर लेना चाहिए। ठीक है, सनस्क्रीन को। दूसरा, कितना लगाएं, तो हम कहते हैं कि 2 फिंगर टिप यूनिट में पूरे फेस कवर हो जाता है। 2 फिंगर टिप यूनिट मतलब ये जो हमारा पहला ये जो लाइन है उंगली का, हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे तो ये 1 फिंगर टिप यूनिट हुआ। अच्छा। तो 2 फिंगर टिप यूनिट मतलब इसमें करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कर लिया। हाँ। इसी को 2 बार ले ले, इतने को ही। अच्छा, इसी को 2 बार ले। हाँ, तो इतने से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फिंगर का जो हिस्सा है उसमें हम 2 बार लगाए। हाँ, उतना हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं जैसे हम पेस्ट निकालते हैं, उस तरह से जो नॉजल उतना ही बना रहता है कि उतना आ जाए कि वो हमें 2 फिंगर टिप यूनिट से मोटा-मोटी हमें इतना हम लेते हैं, पेस्ट लेते हैं, लगभग उतना ही आ गया। हाँ, उतना ही आ गया। तो वो अगर हम लगाएंगे तो फिर उतने से कवरेज हमें अच्छी मिल जाएंगे। और जैसे कि अगर कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे तैराक हैं जो स्विमिंग करते हैं, तो कुछ ना उनको ऐसे सनस्क्रीन यूज करने चाहिए जो थोड़े से वाटर रेजिस्टेंट हो। मतलब
कई सारे सनस्क्रीन है, जैसे मैंने बताया लोशन फॉर्म या एक्वाजेल फॉर्म में, तो फिर हो सकता है कि वो वॉश ऑफ हो जाए। तो उनको वैसे नहीं, उनको जेल बेस्ड लगाना या टिंटेड लगा लें जो कि थोड़े से वाटर रेजिस्टेंट रहे या स्वेट रेजिस्टेंट रहे, तो वो बेटर रहेगा। दूसरा कि जैसे पत्रकार भाई बहन है या जो हमारे पुलिस में के भाई बहन है, तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं कुछ भी बांध नहीं सकते या लगा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में उनको तो हर 2 घंटे में लगाना चाहिए। और अगर हो सके इफ पॉसिबल तो फिर अगर व्हाइट कैप लगा सके, जैसे कि पुलिस में तो ड्रेस है, पत्रकार भाई बहन जो है वो सफेद टोपी लगाए। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर लाइट कलर रहेगा तो बहुत सारी रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो कैप आती है जिसमें आगे निकला रहता है या हैट भी अगर अपन लगा सके, तो उससे क्या है कि काफी मात्रा में एटलीस्ट इस लेवल तक, नोज लेवल तक उनको काफी प्रोटेक्शन मिल जाएंगे जो फिजिकली उनको बचा लेगा। और सनस्क्रीन का वो इस्तेमाल करते रहे। चलो एक और अगर सनस्क्रीन लगाने का तरीका आपने बताया, मेरे प्रश्न ये आ रहा है कि दिन भर हम धूप में खड़े और आप कह रहे हैं 2 घंटे या 3 घंटे के अंतराल में लगा लें, अब धूल तो आ ही रही है तब, तो क्या इसको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती? अगर जो बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय जीडीवी स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। नहीं पड़ती अगर हम तो देखिए, अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा हमें लग रहा है कि डस्ट है, अगर हम वॉश नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे वाइप्स भी आते हैं जो कि थोड़े से मॉइस्ट वाले रहते हैं, तो वो वाइप से हम थोड़ा सा पोंछ के डस्ट हटा के फिर वापस से लगा सकते हैं, अगर धोने की व्यवस्था नहीं हो तो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर धूल रहेगा फिर उसमें हम लगाएंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो सर एक और, जब चलो घर पहुंच गया बंदा दिन भर धूल के बाद में और सनस्क्रीन लगाता रहा, अब सोते समय भी कुछ आप लोग उपाय देते हो? सोते समय जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का ऐसा रूटीन है जिसमें कि उनको मेकअप करके जाना होता है, बहुत बार जाना होता है, बिल्कुल फीमेल्स जितने भी जहाँ पे भी पर्सनल इंटरेक्शन रहते हैं या डेस्क जॉब है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल रहता है कि उनको आना है। कई बार जैसे एंकर्स हैं उनको प्रोटोकॉल रहता है कि भाई अब बिना मेकअप, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको मेकअप करके ही जाना रहता है। तो उस कंडीशन में हम ये करते हैं कि आप मेकअप को हटाइए, बहुत सारे टोनर आते हैं तो उनसे मेकअप हटा करके फेस क्लींस करके फिर उसके बाद ही आप मॉइस्चराइजर लगा के ही फिर आप मॉइस्चराइजर लगा करके ही किया जाए। चलिए एक और आती, पसीना जो आता रहता है, कई प्रकार के हम विज्ञापन देखते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल और भी कई चीजें आती है साहब, पाउडर लगाना कितना सही है चेहरे पे या जगहों पे जब पसीना, खास करके इस मौसम पे? इस मौसम में जो मेन दिक्कत आती है जबकि बहुत ही ज्यादा पसीना होता है और जो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा रहती है, जब पसीना सूख नहीं पाता है, बहुत सारे लोगों को जिनको कि गर्मी में काम है जैसे, तो उन लोगों को हम देखते देखते जो आम भाषा में हम घमौरियां कहते हैं और मेडिकल टर्म में हम मलेरिया रूबरा कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स है यानी कि जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं और फिर उसमें जो लाल लाल दाने हो जाते हैं और जलन महसूस होती है। तो वो उससे बचने के लिए हमें क्या है कि अगर हम सही समय पे मतलब अगर पसीना बहुत हो रहा है तो हम कॉटन के ग्लव्स पहने जिससे कि पसीना एब्जॉर्ब हो सके। कई बार क्या होता है सिंथेटिक अगर रहता है या फिर मोटे कपड़े रहते हैं, जीन्स पहना है या मोटा हमने पहन लिया या अगर पॉलिस्टर मिक्स ज्यादा है कपड़ों में तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है पसीना, तो उसमें ये दिक्कत ज्यादा होती है। तो वैसे कंडीशंस में क्या है कि अगर हम कभी पसीने वाली जगह से आए, घर अगर हम आ गए तो हम तुरंत स्नान करें, आइसिंग करने से भी थोड़ा सा हमें आराम मिलता है जी। जो पाउडर्स रहते हैं अगर हम टैल्कम बेस्ड यूज करते हैं, स्टार्च बेस में कभी कभी क्या होता है कि वो थोड़ा सा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वो फंगल ग्रोथ वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं। तो हम टैल्कम बेस्ड जो पाउडर है वो प्रेफर करते हैं जिससे कि थोड़ा पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। जो कई सारे पाउडर्स होते हैं जो ठंडा ठंडा कूल कूल बताया उसमें वो मेंथॉल वगैरह पड़ा रहता है जिससे कि वो थोड़ा सा ठंडक प्रोड्यूस करता है, इवेपोरेट होता है थोड़ा सा
तो उसके कारण पेशेंट को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। कुछ लोगों को उससे इरिटेशन भी होता है, तो हम कहते हैं कि आप प्लेन जो पाउडर होता है वो यूज करें। और अगर ऐसा होता है, अब एक चीज जैसे मैंने कहा दोनों बात है, टेल्कम यूज करना है, आपने कहा कि घुमोरियों से बचना है तो उसके लिए अपने को टेल्कम का उपयोग करना चाहिए। स्टार्च बेस की बजाय हम टेल्कम को उपयोग रहता है। दूसरा आगे अब इस पे आ गए कि विशेष प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है जो शायद आपको हल्का सा ठंडकपन देते हैं शरीर को, तो ये कितना फायदेमंद है, बस इतना पूछना। देखिए, अगर आपको उससे रिएक्शन नहीं हो रहा है या इरिटेशन नहीं हो रहा है तो आप यूज कर लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपको इरिटेशन हो रहा है तो वो ना यूज करें। जैसे कई बार क्या होता है कि घमौरिया हो गई और हमने वही मेंथॉल वाले पाउडर यूज किए, कभी कभी कुछ लोग का ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर किसी का ठीक नहीं हो पा रहा और इरिटेशन बढ़ रही है, रेडनेस बढ़ रही है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि उसका इलाज बिल्कुल आसानी से 2-4 दिन में ठीक हो जाने वाली चीज है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर एक बार होती है कई बार गर्मी के तीव्र मौसम जब रहता है, जब हम 43-44 के टेम्परेचर को रायपुर पार करता है, तो कई लोगों की स्किन पे ना लाल रंग के रेशेस भी आने चालू हो जाते हैं। ये क्या चीज है? और देखिए, जो लाल रंग के रैशेज हैं 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो जो मैंने बताया मिलिएरा रूब्रा, वो अधिकतर पीठ वाले हिस्सों पे होता है, जिनको हम घमौरी बोलते हैं। बाकी वो शरीर में कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी पसीना हो रहा है। वो तो घमौरी दाने दाने के पड़ते हैं, कुछ लाल रंग के रेशेस भी आते हैं, जो रेड रैशेज चकत्ते टाइप के भी निकलते हैं। वो भी उसमें भी एक तरीका होता है जिसको पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन बोलते हैं हम। उसमें क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट एक किरणें जो होती हैं उनसे रिएक्शन होता है। अच्छा। तो उसमें गोल गोल चकत्ते या दाने के रूप में भी हो सकता है, और उसमें खुजली काफी होती है। और एक होता है फंगल इन्फेक्शन, लेकिन फंगल इन्फेक्शन मेनली उन जगहों पे होगा जहाँ पे पसीने का ठहराव होगा, जैसे जांघों के बीच में, एक्जिला में, फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे वाले एरिया में, जहाँ पसीने का ठहराव होगा, तो उस गर्मी के मौसम में ये भी हमें फंगल इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करें आदमी? मैं तो पूछता हूँ मेन तो देखिए, अगर हमें पहले मैं पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन की बात करूंगा। अगर वैसे चकत्ते हमारे शरीर पे बन रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें सन प्रोटेक्शन लेना है। अल्ट्रावायलेट ए रेज के कारण हो रहा है, अगर हम फिजिकल प्रोटेक्शन लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सनस्क्रीन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि इतना कॉस्टली रहता है। अगर आप पूरे हाथ में पूरे हाथ पाँव में कहाँ लगाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। तो उसमें सबसे अच्छा उपाय रहता है कि हम फुल स्लीव्स की शर्ट पहने। अगर फीमेल्स नहीं पहन पा रही हैं फुल स्लीव्स की, तो फिर उसमें ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे ग्लव्स आते हैं, कॉटन के ग्लव्स आते हैं, तो वो यूज कर लें। तो वो फिजिकल प्रोटेक्शन ही सबसे बेहतर है। और फिर जो सेकंड है फंगल इन्फेक्शन, उसमें तो हाइजीन अगर हम रखें तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम ढीले ढाले कपड़े पहने, जैसे कि अब क्या है कि जो मैं हर बार कहता हूँ हर उसमें कि हमारा जो पहनावा था वो धोती कुर्ते का था, बराबर, और हम धोती कुर्ते से पैजामे कुर्ते पे आए, पैजामे कुर्ते से पैंट शर्ट पे आए, पैंट शर्ट से जीन्स पे आए, और उसके बाद और स्किन टाइट पे आ गए। टाइट हमारी जो पहनावा है वो बदलते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहनावा हमारा बदल रहा है उसके कारण भी बहुत सारे मतलब जो दिक्कतें हो रही है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन का जो हम देख रहे हैं अभी लास्ट 8-10 सालों में इतना ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया, इतने सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका पहनावा जो है वो मुख्य कारण है। गर्मी के समय में जैसे कहते हैं कि पुराने समय लोग खादी का कपड़ा ज्यादा पहनते थे, सूती, आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि सूती का ढीला ढाला पहने, खादी भी हो सकता है वो, अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि खादी भी थोड़ा मोटा रहता है, तो मोटा जो है उसको हम ठंड में पहन लें, बाकी और जो उसी में भी जो पतले कपड़े हैं वो पहने। तो सूती कपड़े पहनने क्या शरीर के लिए बहुत ही आरामदायक रहते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि गर्मी में उसमें थोड़ा सा गर्मी कम लगेगी, ठंड में ठंड भी थोड़ी से भी बचाता है। तो ये आप हैं डॉक्टर अजित कुमार जी, स्पर्श क्लिनिक है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, पंडरी पे आपकी प्रैक्टिस है। आप अपने सवालों के लिए हमें भी लिख सकते हैं लाइव कैंपस के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए मैं नंबर आपको हमेशा लिंक पे देता रहता हूं, आप लिंक पे फॉलो करिए, डॉक्टर से डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब एक बात आती है, ये पूरी बात हुई चेहरे की, खूबसूरती में एक नाम और आता है, वो आते हैं हमारे बालों की। और केवल चेहरा प्रभावित नहीं होता है, गर्मी में बाल भी प्रभावित होते हैं, पसीने वहां भी तीव्र आते हैं, तो इनका ख्याल कैसे रखा जाए? देखिए, इस मौसम में जो मेन दिक्कत रहता है कि अगर हम
पसीने के कारण कई बार ऐसा होता है कि सिर में भी फुंसी और दाने हो जाते हैं। तो हमें हाइजीन का तो ध्यान रखना है। जैसे अगर किसी भाई बंधु के अगर बाल बहुत बड़े हैं तो मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर जैसे थोड़ा सा रेगुलर वॉश लें, मतलब बालों को रेगुलरली धोएं, तो उससे क्या है कि पसीने का ठहराव नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि जो भी दाने वगैरह हो रहे हैं या फुंसियाँ भी अगर इस मौसम में हो रही है तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स या फिर जो सीवेशियस ग्लैंड है उनके ब्लॉकेज के कारण, उनमें इन्फेक्शन के कारण होता है। तो अगर हम हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो वो समस्या कम होगी। दूसरा जो आपने बताया धूल के कारण भी कई बार तकलीफ होती है, क्योंकि कई बार डस्ट, बहुत तरह के पॉल्यूटेंट्स भी रहते हैं, अगर बालों में जाके जमा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इरिटेशन कॉज करते हैं। तो अगर हम उससे बचने के लिए कैप वगैरह लगाएं या फिर कुछ ऐसा बैरियर यूज करें जिससे कि धूल वगैरह कम जाएंगे तो ये तकलीफ कम रहेगी। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम है बार बार आ रही है कि पसीना खूब चलता है और आदमी का धूल डिपॉजिट होता है चेहरे पे और पूरे शरीर पे। वैसे गर्मी का मौसम आदमी 2 बार तो नहाता है, लेकिन जैसी ही गर्मियां चालू होती हैं हमारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया है और विज्ञापन की जो दुनिया है उसमें कई प्रकार के साबुन और शैम्पुओं का भरमार भी लग जाता है। क्या गर्मी के हिसाब से साबुन बदलना चाहिए? गर्मी के हिसाब से तो नहीं, लेकिन जैसे जो साबुन है वो एक सैपोनिफिकेशन प्रोसेस से बनता है जिसमें कास्टिक सोडा और की मात्रा रहती है काफी जी। और जो कास्टिक सोडा है उसका जो पीएच है वो थोड़ा बेसिक रहता है, मतलब जो 7 हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उससे वो थोड़ा सा बेसिक की तरफ ज्यादा रहता है। और जो हमारे स्किन का पीएच है वो एसिडिक रहता है जी। जो एग्जैक्ट पीएच हमने देखा है बहुत सारे लोगों में, स्टडीज हैं, पब्लिश डेटा है, उसके हिसाब से 5.5 ह्यूमन स्किन का पीएच रहता है। तो अगर कहीं ना कहीं जैसे कि अगर हम ऐसे साबुन जिसमें कास्टिक सोडा की मात्रा ज्यादा है, अगर हम वो ज्यादा यूज करेंगे तो फिर हमारे स्किन का पीएच बदलेगा। ठीक है, जब स्किन का पीएच बदलेगा तो हमारे शरीर पे केवल स्किन सेल्स नहीं है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि मौजूद रहते हैं और वो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब उनके रहने से कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया आके नहीं जगह बना पाता है। तो अगर वो पीएच गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं तरीके से हमारा जो स्किन का बैरियर है वो भी डिस्ट्रप्शन होता है। तो हमें ऐसे साबुन का प्रयोग करना है जो कि कास्टिक बेस कम हो, जिनमें कास्टिक की मात्रा कम हो, तो माइल्ड सोप्स यूज करने हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज के सिंडेट बार आ रहे हैं जो कि एक अलग प्रोसेस से बन रहे हैं, तो उसमें कास्टिक की मात्रा नहीं रहती है और उनका पीएच बैलेंस। अगर ये जैसे आपने बोला कास्टिक की मात्रा, आम पब्लिक कैसे जाने कि कास्टिक की मात्रा किस साबुन में ज्यादा है, किसमें कम? देखिए जैसे कि अब ये तो अब जैसे कि अगर हम किसी भी ब्रांड के नाम ले तो वो थोड़ा सा ब्रांड की नहीं, देखिए कोई एग्जांपल जैसे कि सिंडेट बार्स जो आते हैं, जैसे मेडिकल अगर किसी को रिएक्शन हो रही है या फिर नॉर्मल सोप उसको नहीं सूट कर रहा है तो फिर ऐसे सोप का यूज करें जो कि सिंडेट बार हो, तो ये हम देख सकते हैं। या फिर जो माइल्ड सोप्स हों, जैसे अगर उनको लगता है कि पर्टिकुलर वो नहाने के बाद है उस, जैसे कि हम रिंस साबुन से अगर हाथ धो लें तो हमारी स्किन खिंची खिंची लगती है, तो वो भी एक मतलब वेग तरीका कह सकते हैं कि हाँ कास्टिक की मात्रा ज्यादा है कि नहीं पता चले। अगर किसी साबुन को लगाने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस लग रही है या खिंचा खिंचा महसूस कर रहे हैं तो आप दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं, शिफ्ट हो जाए। हाँ। अब जब साबुन की बात हुई, अब विज्ञापनों में कुछ विशेष प्रकार के मेडिकेटेड सोप भी प्रमोट किए जाते हैं विज्ञापन दुनिया, वो आप समझ रहे हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, इशारा समझ गए हैं आप भी और हमारे दर्शक भी समझ गए हैं। घमौरिये का मौसम होता है, इसमें होता है कुछ आयुर्वेदिक और कुछ केमिकल वाले भी सोप है जो जल्दी आप लोग प्रिस्क्रिप्शन पे दिया करते थे, अब आजकल ओटीसी पे आ गए हैं। तो कब उनको लेना चाहिए और कब नहीं? विज्ञापन देख के लोग चले जाते हैं। तो मैं ये प्रश्न मेरे दिमाग में अभी आ गया तो मैं कहा पूछता हूँ आपसे। देखिए कुछ लोगों को क्या होता है कि गर्मी में बहुत दिक्कत ये आती है कि उनके शरीर से दुर्गंध आती है। जैसे नॉर्मली भी अगर हम 2 दिन लेना है तो दुर्गंध आने लगेगी, लेकिन उनको नॉर्मली भी ज्यादा आती है। कुछ लोग का पसीने से ज्यादा दुर्गंध आती है। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हमारे शरीर के जो स्वेट ग्लैंड से जो प्रोडक्ट्स निकले उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे फिर वो स्मेल कॉज होती है। तो अगर हम जैसे कुछ एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज करें तो ऐसे लोगों में विशेषकर फायदा रहता है क्योंकि वो बैक्टीरिया ग्रोथ को रिटार्ड करता है, मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं होने देता है, तो फिर वो दुर्गंध उनमें कम होगी। और गर्मी के मौसम में एंटीबैक्टीरियल सोप यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है,
बट वही है कि वो पीएच का जो मैंने बोला वो थोड़ा सा अगर बैलेंस्ड है तो बेटर है। और बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं। देखिए क्या है कि अब हमारे यहाँ अभी एलोपैथी तो पिछले 100-200 सालों से आई है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी रहते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है। तो लोगों ने वो भी यूज किया है या उनके एक्सट्रैक्ट्स डाल के वो आयुर्वेदिक बना रहे हैं, तो कई लोगों को वो भी सूट करता है तो वो यूज करते हैं। कभी आप भी अपने पेशेंट्स को ऐसा रेकमेंड करते हो कि चलो ये साबुन तो लगाना है, जो घर की रेमेडीज है, दादी अम्मा के जो नुस्खे हैं गर्मी में टोक करने के लिए, तो उसको डाल दिया करो, कभी तुलसी कभी चंदन? देखिए मतलब मैं तो कहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे आयुर्वेदिक भी जो हमारे नियम कानून बनाए गए हैं, अगर हम उनका पालन करें तो हमें बीमार कम पड़ेंगे, कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि ये जो आयुर्वेद है वो हमारे पुरखों की परंपरा है, तो हमें वो भी एक्यूट डिजीज में तो नहीं, लेकिन अगर हम उनका पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य को बनाने में काफी मददगार रहेगा। तो चलो अब लास्ट करूंगा, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक था सब बड़ा हमने लिखा था कहीं खो ना जाए स्किन का ग्लो। तो स्किन का ग्लो केवल इससे नहीं, डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा होता है, पानी काफी बाहर आता है पसीने के रूप में, बहुत ज्यादा पानी गर्मी के मौसम में निकलता है। ये तो ऊपरी फिजिकल की हुई। चेहरे का ग्लो बनाए रखने के लिए कि अगर हम क्रीम को हटा दें और फेस के जो मास्क है उसको हटा दें, क्रीम को हटा दें, तो भी चेहरा खिला खिला रहे, इसके लिए कुछ और रिकमेंड करते हैं? देखिए नॉर्मली 2 से 3 लीटर पानी कम से कम सबको पीना चाहिए। और ऐसा जब गर्मी का मौसम है, जब इतना पसीना और हमारे शरीर से पानी का लॉस हो रहा है, तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए तो बेटर होगा। दूसरा बहुत सारे जो घरेलू जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इस मौसम में आम आता है, आम का हम पन्ना वगैरह पिए और छाछ पिए, तो उनसे क्या होता है कि उसमें नमक की मात्रा रहती है जी। और तो वो क्या है कि वो हमारे शरीर से केवल पसीना नहीं निकलता है, नमक के मतलब सोडियम क्लोराइड जो होता है, तो ये आयंस भी निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुचारू रूप से शरीर को मतलब नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी के लिए जरूरी रहता है। तो वो डिहाइड्रेशन ना हो और आपको इलेक्ट्रोलाइट लॉस ना हो, तो अगर हम ये इस मौसम में पीते रहें तो वो बेटर रहेगा। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि अगर हम फाइबर युक्त जो सलाद रहते हैं या बहुत सारे जो फल इस जो गर्मी में मौसम में फल आते हैं, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, अगर हम ये सब चीजें भी अगर लेते रहे तो कहीं ना कहीं ये भी बॉडी में जाके ना वाटर को रिटेन करती है, तो इस कारण से, और ये हमें लू वगैरह लगने में हमें प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम ऐसी चीजों का सेवन करें, सत्तू हो गया, पहले के जमाने में लोग सत्तू पी के और आम की चटनी खा के भी धूप से बच जाते थे, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसका भी उपयोग करें तो हमें काफी मदद होगी। आप काफी लंबे समय तक बनारस में रहे हो, तो सत्तू का घोल पी के या सत्तू बिल्कुल 10-12 साल तक, खैर मैं उधर का रहने वाला हूँ, पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ, तो और पूरे जो मेरे 10-12 साल की जो पढ़ाई रही वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई, तो वहाँ के पहले भी वहाँ का ही कल्चर था, लेकिन और उससे वाकिफ हुए, तो सत्तू के साथ में रहे। और हम छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत अच्छा चीज है बसिया बासी, बोरे बासी अभी बनाया हमने, तो बोरे बासी लगातार गर्मी के मौसम में ले, और साथ में पेस्ट भी पी सकते हैं, खास करके हमारा बस्तर और सरगुजा में डॉक्टर पेस्ट चलता है। अच्छा। और यह भी लू से बचाता है, बॉडी को आपको रिहाइड्रेट करने रखता है, रिहाइड्रेट करके रखता है बॉडी को, पानी की पर्याप्त मात्रा या पानी की कमी को नहीं होने देता है। तो खुल के बातें ये हुई है कि आप फिजिकल शरीर को बाहरी रूप से भी आप क्रीम लगा करके बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें बता दी, कौन सी क्रीम कब होना चाहिए, जितना मुझे जानकारी मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने बताया है। और सबसे खास बात यह है कि आपको अपने खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन को अगर ग्लो कराना है, एक तो की बचने की बात कि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है तो हम ऐसे करके बच सकते हैं, और दूसरी बात है सर ग्लो करने की। तो ग्लो करने के एक ही बात आता है कि आपको अपना खान पान सुधारना चाहिए। आप इस मौसम में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए जी, बिल्कुल। यानी सीधी सीधी बात अगर कर ले तो 15 से 20 गिलास पानी पीना चाहिए, लगभग गिलास, एक पाव का गिलास। अगर हम जैसे कि तांबे के बर्तन में रख के पिए तो उससे भी हमें कॉपर की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। बिल्कुल। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐड आ रहे हैं, लोगों ने मतलब कमर्शियलाइज करके भी बनाए कि कॉपर अल्कलाइन वाटर की बात हो रही है, तो वो तो हम वर्षों से पीते आ रहे हैं। तांबे एक और बात हुई थी, बहुत अच्छा किसी व्यक्ति ने मुझे बताई थी डॉक्टर साहब, मैं भी आपको बता देता हूँ, और अभी मैंने अपने घर में चालू किया प्रयोग करना कि वाटर को एल्कलाइन कैसे करना है।
लंबा चौड़ा कर दें, सबके घर में ना दिवाली में लोग ना चांदी के सिक्के खरीदते हैं अच्छा। और चांदी के सिक्के रखे रह जाते हैं लॉकर में या भगवान के पास में। सबके घर में, आपने भी खरीदा होगा चांदी का सिक्का। उसको लॉकर में मत रखिए, उसको पानी के पात्र में डाल दीजिए। अच्छा सर चांदी अल्कलाइन है, ओके। चांदी का पानी पियो ना, अल्कलाइन वाटर रहेगा, तो आप पेट से भी स्वस्थ रहेंगे और स्किन से भी स्वस्थ रहेंगे। अब आपके यदि कोई प्रश्न है हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजित कुमार के लिए, तो आप भेजिए, और आप किस विषय पे हमारा अगला प्रोग्राम देखना चाहते हैं आप लिख करके मुझे भेज दीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब को फिर ले आऊंगा अगले महीने और आपके विषय पे बात करूंगा। नमस्कार। आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि अक्सर आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं लिया करते, बल्कि आपके आसपास के लोग आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं, और ये लोग बड़ी ही आसानी से आपको दुख, प्यार, खुशी, गुस्सा, कॉन्फिडेंस और डाउट पे लाकर खड़ा कर दिया करते हैं, और अक्सर आप उनकी ही बजाय ढपली पर नाचते हैं। यदि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते, यकीन मानिए ये लोग आपकी जिंदगी पर शासन करते रहेंगे। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक। नमस्कार, लाइफ कैंपस से मैं नरेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता की रिवॉल्यूशनरी कोर्स रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, जहां एनएलपी द्वारा माइंड की प्रोग्रामिंग, पीएनपी द्वारा चक्रों और लाइफ फोर्स एनर्जी में संतुलन, हीलिंग एवं स्वॉट एनालिसिस द्वारा आपका पर्सनल ऑडिट और सेल्फ डिस्कवरी करना सिखाया जाता है। So, if you want to transform your life in 360 degree, do register on given icon. You may also visit our website www.lifecampusinfo.com. You can also follow us in our Instagram, Facebook, and YouTube channel of Life Campus.